ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी से भारतीय बाजार भी टूटे। सेंसेक्स में 1300 पॉइंट से ज्यादा और निफ्टी में करीब 400 अंकों की भारी गिरावट। मेटल, ऑटो सबसे ज्यादा टूटे। बैंकों में भी तगड़ी बिकवाली। निफ्टी बैंक 1000 अंक से ज्यादा फिसला। मिड कैप की भी पिटाई। तो अभी भी 2/3 ऑफ द रिकवरी हमारे आगे है और इसलिए अच्छे क्वालिटी लेंडर्स में, बिल्डिंग मटेरियल्स प्लेस में निवेश करना हमारे ख्याल से बिल्कुल लॉजिकल बैठता है। मार्सलस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर सौरभ मुखर्जी ने माना कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत। रिकवरी वाले सेक्टर्स में निवेश का अच्छा मौका। 3, 2, 1. All right, hearty congratulations. श्रीराम प्रॉपर्टीज की खराब लिस्टिंग। करीब 24% डिस्काउंट पर 90 रुपए पर लिस्टिंग। वहीं सुप्रिया लाइफ साइंसेज के आईपीओ में पैसा लगाने का आज आखिरी दिन। अमेजॉन को लगा करारा झटका। कंपटीशन कमीशन ने अमेजॉन फ्यूचर डील पर रोक लगाई। फैक्ट्स छुपाने के लिए अमेजॉन पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा। खबर के बाद फ्यूचर ग्रुप के शेयर दौड़े। दुनिया भर में तेजी से पैर पसारते ओमिक्रॉन की मार कच्चे तेल की कीमतों पर। डिमांड घटने की आशंका से ब्रेंट का भाव $72 के नीचे। ओमिक्रॉन की रफ्तार देश में भी बढ़ी। दिल्ली में 6 महीने बाद 100 से ज्यादा केस दर्ज। वहीं महाराष्ट्र में रविवार को 900 से ज्यादा नए मरीज मिले। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 151। आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। और बाजार पर इस वक्त नजर डालें तो ताज़ा खबर यह है कि 1360 पॉइंट की कमजोरी के साथ सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है और निफ्टी में 412 पॉइंट की कमजोरी। 1350 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे, यानी सारे इंडाइसेस अगर आप मिला ले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप में करीब 4.25% की गिरावट और सेंसेक्स और निफ्टी में 2.5 से 3.25% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन नजर डालिए तो 1:10.6 का रेशियो रादर। 229 बढ़ने वाले शेयरों के सामने 2400 शेयर वीकनेस दिखा रहे हैं, यानी ब्रॉडर मार्केट में बेहद ज़्यादा वीक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में जो टॉप लूजर्स में से शामिल है उसमें टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ध्यान रखिएगा यूके का एक्सपोजर है। यूके में ओमिक्रॉन के केस सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.5%, इंडसइंड बैंक 4.25%, ONGC कच्चा तेल गिरा है तो उसका असर दिख रहा है। 3 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सिप्ला 2.5% और पावर ग्रिड 0.5%, यानी 50 में से 47 शेयर लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। फ्यूचर्स मार्केट पर नजर डालें तो फर्स्ट सोर्स जैसे शेयर में 10% की गिरावट है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% वीक है। एस्ट्रल में भी कमजोरी है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 0.5% के आसपास। तो ये वीकनेस, माफ़ कीजिएगा, एस्ट्रल में करीब 7.5% की वीकनेस देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स में ICICI लोम्बार्ड और सिप्ला जैसे शेयर में 2-2.5% की मजबूती यहाँ पे देखने को मिली। तो ऐसे में करना क्या है? सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेंद्र, बाजार आज काफ़ी निराश दिख रहा है और कई सारे स्तर टूट गए होंगे, तो क्या वो लेवल आ गया जहाँ पे अब रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं या फिर यहाँ से और नीचे जाने की गुंजाइश? नीरज जी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए अब ये टाइम तो ऐसा है कि अब आज तो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट गए हैं और पोजिशनली तो हमने हमेशा मेंटेन किया है लास्ट 1.5-2 महीनों में कि भाई पोजिशनली बाजार अब नरम विकेट पे है। और गए हफ्ते में भी हमने बैंक निफ्टी पे एक पोजिशनल सेल कॉल ही दी थी। अब ये जो गैप डाउन हुआ और उसके बाद जो अब ये गिरा है, इसने अपने लॉन्ग टर्म अपने एवरेजेस बैंक निफ्टी ने अब तोड़ दिए हैं। तो आई थिंक हम मेंटेन भी यही कर रहे थे कि बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस में से ज्यादा वीक इंडेक्स है। तो अब मेरे को लगता है कि यहाँ तो जब तक अब 35,530 वाला ये जो गैप आज जो इसने बना दिया, अब आई थिंक जब तक 35,600 के ऊपर डिसाइसिवली बैंक निफ्टी बंद नहीं होता, मेरा मानना तो अब यही रहेगा कि उछाल में बेचना है।
थोड़ा ओवरसोल्ड हो गया है, तो अब यहाँ से कैसे पार्टिसिपेट करें, ये एक थोड़ी डिफिकल्ट चीज होती है। बट मेरा मानना है कि ऑप्शंस के थ्रू जाएं और आई थिंक पुट्स के थ्रू पार्टिसिपेट करें। आई थिंक अभी जिस तरह से 200 एवरेज आज बैंक निफ्टी के टूटे हैं और जिस तरह से पोजिशनली अगर आप देखेंगे जो पैटर्न्स बनेंगे, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो अब ये है कि 10 दिन के बाद दिसंबर एंड में ईयरली पैटर्न्स क्या बन रहे हैं आपके और क्वार्टरली मंथली पैटर्न्स क्या बन रहे हैं। आई थिंक वो आपको एक वहां से और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। बट जिस तरह का आज मोमेंटम पकड़ा है, मुझे लगता है कि 16,100 16,200 निफ्टी में आएगा। नीचे में थोड़ा टाइम लग सकता है, बीच में कुछ हाल आ सकता है। तो 16,100 16,200 में निफ्टी के मेरे पास टारगेट्स रहेंगे। उछाल में बेचने की राय है, तो आई थिंक अगर 16,800 की तरफ उछाल आए, अभी तक तो दिख नहीं रहा, बट अगर आए तो 17,000 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में शॉर्ट की राय रहेगी। और बैंक निफ्टी में भी सेम राय है कि मेरा मानना यहाँ है कि आपको तकरीबन 33,500 के स्तर नीचे में आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे भी उछाल में बेचने की राय है, इमीडिएटली नहीं। और इमीडिएटली जिसको करना है वो ऑप्शंस के थ्रू कर सकता है, पुट लेके। आप इमीडिएटली अगर कुछ करना है तो पुट लेके करें। तो आप ये कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी दोनों में ही राइज पे सेल कॉल बनती है यहाँ पे, अभी तुरंत शॉर्ट ना करें, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इतना घट गया है, बाउंस तो आ सकता है। ओके, तो कोई स्टॉक नजर में हो जहां पे शॉर्ट या लॉन्ग बनता हो? देखिए नीरज जी, बास्केट तो पूरा सेल साइड इन्वर्टेड है और यहाँ पे जो फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहे हैं उसमें एक है हमारा बैटरीज, जो ऑलरेडी एक वीक स्टॉक था, जिसने ऑलरेडी पार्टिसिपेट नहीं किया उस तरीके से जिस तरह से बाकी बाजार चला। तो यहाँ पे वीकनेस के ऑलरेडी संकेत हैं। और अब ये जिस तरह से अपने स्विंग्स तोड़ रहा है, मेरा मानना है कि 560 ये स्तर, मुझे 560 561 हमारा जो बैटरीज के लिए स्पॉट में नीचे में आएंगे। तकरीबन अभी 597 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे बेचें 561 के टारगेट्स। और स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा आपका 617 रुपए 60 पैसे पे स्पॉट में। ओके, 617 के स्टॉप लॉस के साथ 660 के टारगेट के लिए अमर राजा बैटरीज में शॉर्ट कॉल इनिशिएट की जा सकती है। चलिए अब अपने दर्शकों की तरफ चलते हैं। अमरेली से अभी चौडासमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी बताइए क्या सवाल है आपका? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल ये था कि अभी मैंने कॉल इंडिया है ना वो खरीदा था 1500 नंग 160 रुपए के भाव में। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या मैं 5-6 महीने के लिए रुक सकता हूँ? मुझे पैसों की जरूरत नहीं है 5-6 महीने के लिए। ओके, तो मैं सरविंद, कोल इंडिया 160 में लिया था और 142 पर ट्रेड कर रहा है। ऐसी कोई जल्दी नहीं है इनको, 2-4 महीने रुक सकते हैं ये। तो रुकना एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी क्या? जी देखिए, पहले तो डिस्क्लेमर दे दूं, रेगुलर कवरेज का स्टॉक है और हम इसको बहुत लाइक करते हैं, बीच बीच में कॉल भी देते रहते हैं। बट क्लाइंट्स की भी पोजीशंस हो सकती है, हमारी भी पोजीशंस हो सकती हैं, तो वो किसी और से एक डेफिनेटली सेकंड राय जरूर लें कोल इंडिया के बारे में। बट मेरी राय मांग रहे हैं तो मैं देता हूं कि भाई 120 130 के आसपास बहुत अच्छे यहाँ पे सपोर्ट्स हैं। और गिरते हुए बाजार में भी ये एक ऐसा स्टॉक है जहां आउट परफॉर्मेंस के चांस रहेंगे। मैंने फिर वही बोला कि 10 दिन में इसको देखना चाहता हूं, दिसंबर का इसका क्लोज कैसा आ रहा है। बट फिलहाल लग रहा है कि ये साल इसका पॉजिटिव है, 7 साल से लगातार गिर रहा है। अगर ये साल पॉजिटिव एक अच्छी कैंडल बना लेता है तो मुझे लगता है कि 2022 का एक ऐसा स्टॉक रहेगा जो गिरते बाजार में भी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। 120 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं, उस एरिया में चाहें उसके आसपास थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं। 115 रुपए का फिर स्टॉप लॉस इनको लेके चलना पड़ेगा। जो नई क्वांटिटी खरीदेंगे उसमें 115 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना रहेगा। मेरा मानना है कि बाउंस बैक में इनको इनके भाव से एटलीस्ट 20-30 पॉइंट ऊपर 12 से 18 महीने में मिलने चाहिए। ओके, तो 115 का स्टॉप लॉस लगाइए अगर आप फ्रेश बाइंग करते हैं, और होल्ड करने की सलाह यहाँ पे। चलते हैं राजकोट, अश्विन हमारे साथ हैं। अश्विन नमस्कार, अपने सवाल पूछिए। अच्छा सर, मैंने बीपीसीएल 3400 लिया है 385 में, और मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो क्या करूं? मैं होल्ड करूं कि कैसे करूं? सरविंद, बीपीसीएल 385 में खरीदा इन्होंने और जी। रुकने में कोई दिक्कत नहीं है इनको। न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है ये, और क्वांटिटी इन्होंने ठीक ठाक ली है, 3500 शेयर खरीदे इन्होंने। नहीं बिल्कुल नीरज जी, देखिए न्यूज बेस्ड काउंटर में चॉपीनेस वॉलेटिलिटी थोड़ी रहती है, तो आई थिंक उसके लिए तैयार होंगे मेंटली। अगर उसके लिए तैयार हैं तो मेरे हिसाब से अब तो अपने रेंज के लोअर एंड की तरफ आ गया है। मेरा मानना यह है कि 350 से लेके 500, ये 150 पॉइंट की इसकी रेंज रही है लास्ट कुछ महीनों कुछ क्वार्टर्स में। तो आई थिंक 350 to 500 की इसकी ट्रेडिंग रेंज है, उसके लोअर एंड पे है। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें, और जब ऊपर में बाउंस बैक आए और इनके कुछ 10-15-20% बन रहे हो तो रेंज के अपर एंड में 450 और 500 की रेंज में मुनाफा बांधने की भी कोशिश करें। ओके, तो
अश्विन जी, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना रखिएगा, ऊपर जाए तो इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है। इसमें कहा गया है कि शायद ड्यू डिलिजेंस शुरू हो गया है, तो उसके आधार पे पता लगेगा कि किस तरीके से आगे गाड़ी बढ़ती है डाइवेस्टमेंट की, और उसी के आधार पे ये स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है इस समय क्रूड के बजाय। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अमित दत्ता जी हैं कोलकाता से। अमित जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मॉर्निंग नीरज जी। मॉर्निंग। मेरा लिया हुआ है HDFC AMC 25 तो लिया हुआ है एट द रेट ऑफ 2982। हाँ, तो क्या किया जाए? सरविंद, क्या किया जाए HDFC AMC में? देखिए, अगर इनका नजरिया अच्छा है और नजरिया इनका अगर लॉन्ग टर्म है तो आई थिंक स्टॉक में देखिए डेटा थोड़ा कम है तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट मीडियम टर्म में अगर आप इसको देखिए मीडियम टर्म, तो आप देखेंगे कि इसके जो 2-3 पीछे के मेजर लोज रहे हैं वो तकरीबन 2021 के आसपास रहे हैं। तो अब इसकी मोटा मोटी रेंज यही है, 2000 से 3500 रेंज के लोअर एंड पे है। मेरा मानना यह है कि स्टॉक अच्छा है, अगर इनकी अवधि लंबी अवधि की अगर ये प्लेयर हैं तो आई थिंक अब यहाँ से तो ट्रेड में बने रहना ही सेंसिबल है। यहाँ से निकलने में तो कोई अकलमंदी नहीं होगी मेरे हिसाब से। 2021 के अच्छे सपोर्ट से ट्रेड में बने रहे और ऊपर में उछाल आएगा तो इनको 2750 के टारगेट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। 2750 के टारगेट ऊपर में आएंगे, हालांकि अभी इनके प्राइस से काफ़ी नीचे है ये, तो निकलना बहुत बुद्धिमत्ता नहीं होगी। अमित दत्ता जी को रुकना चाहिए, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर आए तब फिर इसमें नई स्ट्रेटजी बनाएंगे। फिलहाल के लिए इसको होल्ड करके चलिए। प्रियंक कश्यप। प्रियंक नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर नमस्ते, पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी और आपके परिवार को भी। थैंक यू सर। तो मेरे पे 900 शेयर है हिंडाल्को के, 437 के प्राइस पे लिए हैं मैंने, और मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है इस पे। शॉर्ट टर्म मतलब 1 आध महीने का? हाँ, 1 आध महीने का। ओके, सरविंद, हिंडाल्को 437 शॉर्ट टर्म का व्यू है, क्या करना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ये है कि मेटल्स में हमारा रुझान थोड़ा वीक है और मानना यही है कि नेक्स्ट 10-15 दिन में अगर अंडर परफॉर्मेंस आएगी तो इस सेक्टर में इंडेक्स के साथ साथ थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस या इंडेक्स के साथ ही गिरे, दोनों हो सकते हैं केस। लेकिन वीकनेस है तो मुझे यहाँ लगता है कि एक बार यहाँ पे 405-410 के लेवल्स हिंडाल्को के लिए नीचे में आएंगे तो मेरा मानना तो यह है कि निकल सकते हैं तो निकल जाएं और कहीं नीचे में दोबारा लेने की कोशिश करें। ओके, अगर इसमें से फिलहाल अभी आपको चूंकि बहुत नुकसान हो नहीं रहा है तो इसमें से एग्जिट ले लें, फिर थोड़ा सा मार्केट सेटल होने दें तो इसमें फिर पोजीशन बनानी चाहिए। चूंकि पूरा मार्केट इस समय वीक दिख रहा है तो उस पर आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए समय एक मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। हम लोग आउटलुक 2022 में बातचीत करें तो आज एक कंपनी है SIS ग्रुप, जिसके MD ऋतुराज सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। SIS लिमिटेड का चार्ट दिखाइए। स्टॉक काम क्या करती है कंपनी? स्टाफिंग और फैसिलिटी मैनेजमेंट का बिजनेस है इनका, और लगातार कंपनी ने अपने नंबर्स को इम्प्रूव किया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत में काफ़ी बड़ा बिजनेस है इनका। नंबर 1 कंपनी है स्टाफिंग और फैसिलिटी मैनेजमेंट की। तो आगे क्या ग्रोथ दिख रही है, किस तरीके की चैलेंजेस आ रहे हैं और ये ओमिक्रॉन आकर के क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ग्रुप के MD ऋतुराज सिन्हा। ऋतुराज जी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि इस समय बिल्कुल अपनी देसी अंदाज में पूछे तो बिजनेस चल कैसा रहा है? धन्यवाद इस शो पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। अगर सही मायने में देखें तो जो Q3 का पैटर्न अभी तक दिख रहा है अक्टूबर और नवंबर महीने में, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया ग्रोथ की रिकवरी हमको सिक्योरिटी सेगमेंट में भी दिख रही है इंडिया में। फैसिलिटी मैनेजमेंट सेगमेंट में भी काफी बेहतर ग्रोथ पिछले 2 महीने में हमने देखी है, और उसी तरह इंटरनेशनल सेगमेंट में भी स्टेबिलिटी है, बिजनेस अच्छा है। तो ओवरऑल Q3 अभी तक जो पहले 2 महीने हमको आकलन लग रहा है, एक मजबूत क्वार्टर की तरह दिख रहा है। बताइए कि आपने इस साल खास तौर पे पिछले 2-3 तिमाहियों में कितने लोग रिक्रूट किए थे? आपकी टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इस समय क्या है, जिनको आप डिप्लॉय करते हैं सिक्योरिटीज या फैसिलिटीज के लिए? देखिए, SIS एक एसेंशियल सर्विसेज मार्केट लीडर है। सिक्योरिटी में हम देश की नंबर 1 कंपनी है, फैसिलिटी मैनेजमेंट में नंबर 2 की कंपनी है, और कैश लॉजिस्टिक्स में नंबर 2 की कंपनी है। हमारे अगर सभी डिविजन को जोड़ ले तो लगभग 2,30,000 लोग रेगुलर एम्प्लॉयज के रूप में SIS के विभिन्न
सब्सिडियरी कंपनी से जुड़े हैं। और बची बात रिक्रूटमेंट की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 2 क्वार्टर्स में, उसी के अनुपात में हमारी रिक्रूटमेंट भी बढ़ी है। पर मैं आपको एक चीज के लिए जागरूक कर दूं कि FY21 पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी SIS ने 7% रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया था। वी वर अमंग्स द फ्यू कंपनीज जिन्होंने ग्रोथ रिपोर्ट किया था FY21 कोरोना ईयर में। वो इसलिए था क्योंकि हमारी सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज हैं। लॉकडाउन हो या कोविड का वेव हो, हमारी सर्विसेज की जरूरत बरकरार रहती है, जिसके वजह से हम लोगों ने FY21 में भी अच्छा ग्रोथ किया था। और FY22 में हाफ ईयर के जो नंबर्स अभी पब्लिक में डिक्लेयर्ड है, उसको देख के हम काफी कॉन्फिडेंट है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ इस साल भी देने के पोजीशन में रहेंगे। कि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था, जैसे आपने कहा कि FY21 में बहुत अच्छी ग्रोथ आपने 7% की दिखाई और FY22 में लगभग वैसी ही ग्रोथ दिख रही है। Q3 से खास तौर पे आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस है। तो नंबर ऑफ एडिशन में इसलिए समझना चाह रहा था कि इससे हमको ये अंदाजा लगे कि किस तरीके के डिप्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियोज बन रहे हैं, कितने एडिशनल लोग आप जोड़ रहे हैं हर महीने या क्वार्टरली, अगर आप बताएं। देखिए, हेडकाउंट के बेसिस पे जैसे आप स्टाफिंग कंपनी के रूप से संबोधित कर रहे हैं, वी आर अ सर्विस कंपनी नॉट अ स्टाफिंग कंपनी। तो हमारे यहाँ लोगों की हेडकाउंट के अनुपात पे बिजनेस नहीं होता, हम रेवेन्यू के बेसिस पे देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, करीबन 950 करोड़ के ऊपर का मंथली रेवेन्यू हमने रिपोर्ट किया था सितंबर महीने में भी, जो कि हमारे हाईएस्ट रेवेन्यू का अभी तक SIS ग्रुप की हाईएस्ट रेवेन्यू है। और हम कोविड ईयर से पहले, अगर हम लास्ट ईयर मार्च 2020 की बात करें, कोरोना से पहले, तो हम 750 रेंज में थे। तो हमने काफी बढ़िया ग्रोथ कोविड ईयर के बाद भी, अगर मार्च 20 की तुलना में मार्च 21 देखें तो 100 करोड़ करीब हमारा 750 से 850 हुआ था, और अब वो 900 के ऊपर जा रहा है एज वी रीच सितंबर 21। तो हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत सेक्युलर है और उसके अनुपात में हमारे लोग बढ़े हैं। हर एक महीने वी ऐड टू आवर एम्प्लॉय बेस। ऋतुराज जी, आपका जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन, वो हिस्टोरिकली अगर 2012 से मेरे पास डेटा 7% था, 7.54 के आसपास था, और अभी भी 5-6% के आसपास। ये मार्जिन क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा, जबकि आपकी सेल्स आप बता रहे हैं बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है, धंधा इतना बढ़िया चल रहा है, तो मार्जिन इतना सबड्यूट क्यों है? इंडस्ट्री का नेचर है। अगर आप ग्लोबल कॉम्प्स के साथ भी देखें तो ये इंडस्ट्री का जो नेचर है, आप समझेंगे, ये इंडस्ट्री करीबन 7% एबिटा मार्जिन इज द ऑप्टिमल लेवल। ये इंडस्ट्री 7% एबिटा मार्जिन की तरह आपको दिखेगी। और आप जो पीयर सेट लिस्टेड है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में या अदर स्टॉक एक्सचेंजेस में भी, उनका भी इसी तरह का रेवेन्यू मार्जिन पैटर्न रहता है। हमारा करीबन 6% के आसपास का एबिटा मार्जिन था कोरोना से पहले। कोरोना के बाद हमने, हालांकि ग्रॉस मार्जिन स्टेबल है, पर एबिटा मार्जिन डाउन हुआ एक आधा राउंड, क्योंकि उसका मेन कारण ये था कि हमारी बहुत बड़ी एक्सपेंडिचर कोविड रिलीफ और सपोर्ट एक्टिविटीज में जा रही है, अभी भी जा रही है। आपको एक मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, SIS में 93% पीपल अब कोविड वैक्सीनेटेड है, पर 2,20,000-30,000 लोगों को कोविड वैक्सीन दिलाने का खर्च, उनके मास्क उपलब्धि का खर्च और ऐसे बेसिक प्रोविजंस, अगर पर हेड 2 लाख आदमी पे आप 100 रुपए भी खर्च करें तो वो एक बड़ा नंबर बन के आता है। इन सब कारणों से हमारा मार्जिन इंडिया बिजनेस में खास करके थोड़ा सा कंप्रेस दिख रहा है। पर मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ग्रॉस मार्जिन लाइन जो हमारा है वो प्री कोविड लेवल पे इंटैक्ट है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी थोड़ा ओमिक्रॉन को लेके सबके मन में चिंता है, इसलिए हमने अपनी प्रिकॉशनरी एक्टिविटीज को और बढ़ाया है। पर उसके बावजूद आप देखेंगे कि Q3 में मार्जिन जो है वापस प्री कोविड नॉर्मल की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, और आशा करते हैं कि प्री कोविड नॉर्मल लेवल पे हम वापस आ जाएंगे। राजी, जहां पे ये सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं वो लोग नहीं लगवाते कोविड वैक्सीन, आपको लगवानी पड़ती है? जी, ये एज एन एम्प्लॉयर ऑफ ऑल दीज एसेंशियल सर्विसेज स्टाफ जिन्होंने कोरोना पीरियड के दौरान लगातार काम किया है, वी लॉन्च्ड हमारे हीरोज वैक्सीनेशन ड्राइव इन अप्रैल
दिस ईयर, और उसके बाद से हमने लगातार अपने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर मूव कराना, उनको ट्रांसपोर्ट करना, उनकी शेड्यूलिंग करवाना, उससे लेके सारा कुछ काम हमने अंडरटेक किया है एज अ रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर। एक लास्ट क्वेश्चन सर, ऑस्ट्रेलिया का जो बिजनेस है आपका वो क्या रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि वहां भी बड़ी बीच बीच में खबरें आती रहती, दिक्कत हो रही है ओमिक्रॉन की, इन सब की। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा बिजनेस है उसने FY21 में एक एक्सेप्शनल 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट किया था, क्योंकि वहां पे जितने क्वारंटाइन फैसिलिटीज थे, इस तरह की जो कोविड रिलीफ और कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज थे, उसमें प्राइवेट सिक्योरिटी की बहुत बड़ी मात्रा लगी थी, इसलिए हमने एक एक्सेप्शनल 20% ग्रोथ रिपोर्ट किया था। इस साल भी हम हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे, जो कि मोटा पिछले 10 साल का अगर पैटर्न ले ऑस्ट्रेलियन बिजनेस का, तो 7-8% का एनुअलाइज ग्रोथ वहां पे रहता है, और उसी तरह का ग्रोथ आपको इस साल भी देखने को मिल सकता है, पहले 6 मंथ के रिपोर्ट से जो हमको दिख रहा है सामने। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने चीज डिस्कवर की है कि SIS की परफॉर्मेंस की स्टेबिलिटी हमारे इंटरनेशनल एक्सपोजर से आती है, क्योंकि अगर इंडियन बिजनेस में लॉकडाउन का प्रभाव या इस तरह के कोई इंपैक्ट आता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस उसको लिए बहुत अच्छा नेचुरल हेज है, जो कि हम लोगों ने FY21 में देखा कि इंडिया में इतना टर्बुलेंस होने के बावजूद हम 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कोरोना ईयर में रिपोर्ट कर पाए, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल बिजनेस एक हेज की तरह उसने काम किया। इस साल इंडियन बिजनेस बेहतर कर रहा है और इंटरनेशनल बिजनेस भी सपोर्ट कर रहा है, तो हम बिलीव करते हैं कि हम वापस हाई टीन्स ग्रोथ की ओर, जैसे हमने पहले रिपोर्ट किया है, वैसे कर पाएंगे। SIS ने हमेशा गाइड किया है कि हमारा गोल 20% रेवेन्यू ग्रोथ, 20% रिटर्न ऑन इक्विटी और 50% से अधिक OCF टू EBITDA रहा है। और हमने अभी 5 साल लगभग लिस्टिंग के हो गए, हम लोगों ने कोरोना, GST, इन सभी के प्रभाव के बावजूद लगभग इसकी परफॉर्मेंस को मेंटेन किया है, और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी इस पैटर्न को हम लेके चल पाएंगे। जी ऋतुराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी और आगे का भविष्य आपको और बेहतर दिख रहा है। सबसे अच्छी बात, की पॉइंट आपने जो रेज किया कि ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है, इसलिए ओमिक्रॉन के बावजूद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। 9,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 6,500 करोड़ का मार्केट कैप, इंटरेस्टिंग कंपनी है, लगातार प्रॉफिट बना रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋतुराज जी, हमारे साथ बने रहने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन ब्रेक लूँ मैं, इससे पहले आपको एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि CNBC आवाज़ और NSE ने मिलकर एक इन्वेस्टर जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाया, जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स। स्मार्ट निवेशक समय समय पर अपना अकाउंट सेटल करते हैं, वे फंड और सिक्योरिटीज़ को अपने ब्रोकर के पास बेकार नहीं पड़े रहने देते। हम आपको एक अहम जानकारी ये दे रहे हैं कि बिना किसी एक्टिविटी के 1 साल से ज़्यादा अगर आपका फंड ब्रोकर के पास रहता है तो उसे लोन माना जाता है और इसमें कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए सजग रहें। चलिए, ट्रेडर्स हॉटलाइन में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के तुरंत बाद हर्षिता लेके आएंगी खिलाड़ी नंबर 1।